हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो आप भी एक सिविल इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टली आईएएस कोड जो हमारा 456 2000 का आईएएस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। वहां से डायरेक्टली हम लोग आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं और वहां से एक टेक्निकल नॉलेज सीखने वाले हैं। हम चार चीजों के बारे में इसमें बात करेंगे। जब आप एक साइट इंजीनियर हो और साइट पे काम करने जाओगे तो ये चार चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। आपके टेक्निकल नॉलेज में ये क्या करेगा, आपको एडवांस की तरफ लेके जाएगा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, ट्रांसपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो कंक्रीट है उसका ट्रांसपोर्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए। उसके लिए हमने आईएएस कोड लिया और आईएएस कोड हमें क्या बताता है उसके बारे में। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे प्लेसिंग के बारे में कि कंक्रीट को प्लेस करते वक्त उसको क्या क्या बातें हैं जो एक साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए। उसके लिए हमारा आईएएस कोड क्या कहता है। तीसरा हम बात करेंगे कॉम्पैक्शन के बारे में कि कंक्रीट को जब कॉम्पैक्ट किया जाए उस वक्त क्या इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यूरिंग के बारे में कि इसके बारे में आईएएस कोड हमें क्या कहता है। ठीक है, तो इस चारों टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप भी साइट एग्जीक्यूशन में काम करना चाहते हो या आप काम कर रहे हो। फाइन, तो चलते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आईएएस कोड में हमें क्या कहा गया, आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, कंक्रीट शैल बी ट्रांसपोर्टेड टू द फॉर्मवर्क एज रैपिडली एज पॉसिबल, ठीक है, बाय मेथड्स which will prevent the segregation or loss of any of the ingredients or ingress of foreign matters and water, ठीक है, and maintaining the required workability। इतनी बात कही गई आईएएस कोड में। क्या मतलब है इसका? कहा जा रहा है कि जब कंक्रीट को मिक्स कर दिया जाए, कंक्रीटिंग की जब मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जितना जल्दी हो सके उसको फोम वर्क तक पहुंचाया जाए। जितना जल्दी हो सके उसको कहां, फोम वर्क तक पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि अपना कंक्रीट का एक सेटिंग टाइम होता है। अगर वो सेट हो गया तो उसको प्लेस करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर पूरी तरह से माना के सेटल नहीं भी हुआ है, अगर उसने अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको खो दिया तो फिर बाद में उसकी कंक्रीटिंग करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्रैक्स आएंगे, श्रिंकेज वगैरह वाली प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए ये बात आईएएस कोड ने बताया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है लॉस ऑफ एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, या इंग्रेस ऑफ फॉरेन मैटर्स जो है उसके अंदर नहीं आना चाहिए। हमारा जो कंक्रीट है उसमें किसी भी तरह का जो है इंग्रेडिएंट्स या फॉरेन मैटर्स बाहर से, जो कंक्रीट के अपने सबस्टांसेस है उसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी मैटर उसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। फाइन, उसके बाद कहा जा रहा है वाटर एंड मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा कंक्रीट है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को, मींस वाटर को मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर देखें हम, अगर वेदर का कंडीशन, वेदर जो है उसका कंडीशन जो है अगर क्या है, कोल्ड है, तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है सीमेंट के अंदर और कंक्रीट के अंदर सीमेंट को मिलाया गया है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड क्या है, वेदर है। और अगर हीट है, अगर हाई वेदर है, टेम्परेचर जो है क्या है, हॉट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, है ना, इवेपोरेट हो जाएगा उसके अंदर से वाटर। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या, उसके अंदर जो है वाटर को और उसके वर्केबिलिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट एक और पॉइंट की बात करेंगे। ड्यूरिंग हॉट एंड कोल्ड वेदर कंक्रीट शैल बी ट्रांसपोर्टेड इन डीप कंटेनर। क्या होता है, ड्यूरिंग क्या, हॉट या कोल्ड कोई सा भी वेदर है, उस वेदर में क्या किया जाएगा, डीप कंटेनर को यूज किया जाएगा कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक तो जरिया है कि भाई हमारा जो है कहां से आ जाएगा, हमारा आरएमसी प्लांट से आएगा टीएम के जरिए। जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट वाले एक सेक्शन में हमने यहाँ पे देखा था, ये जो हमारा गाड़ी है, ये जो हमारा ट्रक है, इसको टीएम कहते हैं। क्या होता है, ट्रांजिट मिक्सचर। ये क्या करता है, आरएमसी प्लांट, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से क्या करता है, कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करता है साइट पे। ठीक है, अब ये देख सकते हो इसका जो ये होपर, ये बड़ा सा होपर है, इसमें क्या रहता है, इसमें कंक्रीट को रखते हैं और ये देख सकते हो आप लाइक अ डीप कंटेनर है। इसके अंदर अगर कंक्रीट को रखा जाए तो ये इसके अंदर मॉइस्चर को नहीं आने देगा और किसी भी जो एक्सटर्नल सबस्टांसेस है, फॉरेन सबस्टांसेस है, उसके साथ कंक्रीट को रिएक्ट नहीं करने देगा। फाइन, तो इससे है क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं हम। ये बात तो होगी कि भाई आरएमसी प्लांट से अगर हम मंगवा रहे हैं तो ये कुछ तरीका है।
हम देखेंगे साइट पे अगर कंडीशन है इस तरह का तो साइट पे क्या किया जाता है, अभी हम देखेंगे क्या होगा। पहले आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डीप कंटेनर, ठीक है, अदर सुटेबल मेथड्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, बाय इवेपोरेशन इन हॉट वेदर एंड हीट लॉस इन कोल्ड वेदर, ठीक है, मे ऑल्सो बी अडॉप्टेड। कहा जा रहा है कि हॉट अगर वेदर है, ठीक है, तो उसके अंदर से इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है उसको, उसकी वजह से जो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा उसको मेंटेन करने के लिए जो मेथड यूज किया जा सकता है वो किया जाए, मींस डीप कंटेनर को यूज कर सकते हैं हम, फाइन। उसके बाद कोल्ड वेदर में जो है क्या होगा, जो हीट लॉस होगा, हीट जो है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए भी जो क्या है डीप कंटेनर को यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होंगे और वो जो है उसके अंदर से हीट को ना आने देगा ना जाने देगा, तो इस तरह से जो है एक प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। देख सकते हो आप, ये जो है हमारा, ये भी हमारा क्या है, एक बकेट है, एज अ डीप कंटेनर काम करता है। साइट पे क्या होता है आप देख सकते हो, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, अगर हाई राइज बिल्डिंग है वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या होता है कि नीचे से कंक्रीट को ऊपर ले जाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ना कि लो जो वहां पे लेबर्स काम कर रहे हैं वो लेकर के जाएंगे कंक्रीट, पता चला बीच में ही जो है वो क्या हुआ, वो पूरा हार्ड हो गया, उसके अंदर से जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया। तो इस तरह से जो है बकेट को यूज किया जाता है साइट पे, क्रेन के हेल्प से इसको ऊपर लेकर के जाया जाता है, फाइन। हमने बात कर लिया है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, बात करेंगे प्लेसिंग के बारे में, ठीक है। प्लेसिंग के बारे में देखते हैं क्या कहा जा रहा है, तो कंक्रीट shall be deposited as nearly as practicable in its final position to avoid rehandling। क्या बोला जा रहा है, देखो अब कंक्रीट है किसी एक जगह पे रखा गया है, अब एक जगह से दूसरे जगह पे उठा के रखना, फिर दूसरे से तीसरे जगह पे उठा करके रखना, इसके बीच में क्या होगा, लॉस होगा किसका, मॉइस्चर का, ठीक है, उसके अंदर जो वाटर है उसकी जो अपनी कंसिस्टेंसी है वो खराब होगी, है ना। तो इसके लिए जो है बोला गया हमारे आईएस कोड में कि कंक्रीट को जो है कोशिश किया जाए कि एक जगह से सीधा दूसरी जगह जब प्लेस किया जाए तो वो उसका साइट ही हो, ठीक है, उसको रीहैंडलिंग ना करना पड़े, ये बात कही जा रही। आगे क्या कहा जा रहा है, द कंक्रीट शैल बी प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड बिफोर इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट कमेंसेस एंड शुड नॉट बी सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। बोला जा रहा है कि हमारा जो कंक्रीट होगा उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, जैसा कि हमें पता है, अब जनरली बात करें साइट पे क्या है, साइट पे जो सीमेंट यूज हो रहा है वो ओपीसी हो रहा है यूज, ठीक है, या पीपीसी हो रहा है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो ये जो सीमेंट हो रहा है इसके सेटिंग टाइम की अगर बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट्स है। तो अब जो है क्या होता है कि कई बार एडमिक्सचर्स को यूज कर लिया जाता है, एडमिक्सचर्स को यूज करने के बाद भी उसके टाइमिंग को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि भाई इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना रहेगा, तो विद इन दैट लिमिट अगर एडमिक्सचर यूज नहीं किया गया तो विद इन 30 मिनट्स जो है क्या कर दिया जाएगा, इसको प्लेस किया जाएगा अपनी जगह पे और इसको सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जब तक हमारा जो भी कंक्रीट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से, जब तक इसका सेटिंग टाइम बाकी है, फाइन, नहीं तो ये हार्ड होने लगेगा तो इसको करना हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। आगे देखेंगे हम, मेथड ऑफ प्लेसिंग शुड बी सच एज टू प्रिक्लूड सेग्रीगेशन। अब जो है बोला जा रहा है कि जिस मेथड को यूज किया जाएगा, हर साइट पे अपना अलग अलग तरीका है उसको प्लेस करने का, हर साइट की कंडीशन अलग अलग होती है। बात ध्यान में ये रखनी है कि जब उसको प्लेस किया जाएगा तो सेग्रीगेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, जो कंक्रीट होगा वो क्या होगा, कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट है वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा नीचे की तरफ, और उसका जो स्लरी वाला पार्ट है वो टॉप लेयर पे आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप के सिचुएशन से क्या करना है, बचना है, ये कहा गया आईएस कोड में। आगे बोला जा रहा है, केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट और मूवमेंट ऑफ होमवर्क एज। इतनी बात कर लेते हैं पहले। बोला जा रहा है कि जब कंक्रीट को क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा उसकी जगह पे, तो ध्यान में क्या रखना है कि फोम वर्क जो यूज किया गया है, जिस भी मेंबर की कास्टिंग हो रही है उसमें जो फोम वर्क यूज किया गया है उसका फोम वर्क डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ड्राइंग में मेंशन है कि भाई हमारा जो रेनफोर्समेंट है उसकी प्लेसिंग कैसे करनी है, जो बार बेंडिंग का काम कर रहे हैं, जो बार को प्लेस करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने प्लेस भी कर दिया है। अब जो है कंक्रीट को प्लेस करने की वजह से वो जो है आगे पीछे नहीं होना चाहिए, उसकी स्पेसिंग खराब नहीं होनी चाहिए, एज पर द ड्राइंग जो है रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग रहनी चाहिए। ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट जो है इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो हमारा फोम वर्क है वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो लेवल में होना चाहिए। बाद में क्या होगा, अगर जो है कंक्रीट को डाल रहे हैं और जो है जैसे तैसे हमने अनस्किल्ड लेबर को दिया काम और उन्हें जैसे तैसे कर दिया, अब जो है फोम वर्क की लेवलिंग खराब होगी, फोम वर्क का जो लेवल था वो जो है अंडुलेट हो गया।
अब उसमें क्या होगा, शेप उसका डिफॉर्म हो जाएगा, हमारा जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसका शेप जो है सही नहीं होगा। आपने कई बार देखा होगा कॉलम जो है टेढ़ा मेढ़ा रहता है, लाइक स्लैब की बात की जाए तो कहीं से उठा हुआ ज्यादा रहता है, कहीं पे स्लोप बन गया होता है, कहीं से नीचे रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है प्लेसिंग के टाइम ही फेस करना पड़ता है। फाइन, इसका अगर ध्यान में रखा जाए तो नहीं होगा। आगे बात कहा जा रहा है एज अ जनरल गाइडेंस द मैक्सिमम परमिशन जो है फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट में बी टेकन एज 1.5 मीटर। एक बात मैं आपको इमेज के थ्रू ये दिखाना चाहूंगा कि आईएस कोड ने हमें कहा कि भाई हमारा जो कॉन्क्रीट को, लाइक हम आरएमसी प्लान से हमने कॉन्क्रीट मंगाया और ये पाइप जो आप देख रहे हो, ये पाइप जो होता है कॉन्क्रीट को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, ठीक है। अब इस पाइप से हम क्या कर रहे हैं, कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं। अब इस पाइप को कितना हाइट होना चाहिए इसका हमारे प्लेसमेंट एरिया से, वो बोला गया है इस कोड में 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। फाइन, ये हमारे आईएस कोड 456 में बता दिया गया है। इससे ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि कंक्रीट की अपनी एक डेंसिटी है और डेंसिटी की वजह से जब इतने हाइट से अगर किसी भी मेंबर पे इस चीज को गिराया जाए, और हमें पता है कि फोम वर्क क्या है, टेम्पररी हमारा शेप मेंबर है शेप प्रोवाइड करने के लिए, और इतने हाई से अगर इतने वेट को गिराया जाए तो हमारा जो फोम वर्क है वो क्या हो सकता है, टूट सकता है ना। हमारे जो है जो लेवल्स हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ये परमिशन दिया गया और ये प्रैक्टिसेबल है, तो इसी को फॉलो किया जाए। फाइन, आगे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या कहा जा रहा है आईएस कोड में, कॉन्क्रीट शुड बी thoroughly compacted and fully worked around the reinforcement। उसके बाद कहा जा रहा है अराउंड embedded fixtures and into corners of the formwork। क्या बोला जा रहा है, कॉन्क्रीट जो है थरली कॉम्पैक्ट किया जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्या किया जाएगा, कॉम्पैक्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वाइब्रेटर। फाइन, और वाइब्रेटर के हेल्प से उसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। एक बात कही जा रही है कि हमारा जो रेनफोर्समेंट है उसके अराउंड, लाइक रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग अगर इस तरह से है तो इसके अराउंड जो है कॉन्क्रीट जो है, इसके अराउंड जो कॉन्क्रीट है उसको अच्छे तरीके से हमें क्या करना है, थरली उसको कंप्लीटली क्या करना है, अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट करना है। आगे बोला जा रहा है फिक्सचर्स। अब देखते हैं हमारे अगर स्लैब ढल रहा है, स्लैब में क्या होगा कि स्लैब में फैन बॉक्स भी होगा, राइट। हमारा जो है कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि हमारा फायर का पाइप जो होता है वो भी रहता है, हमारा इलेक्ट्रिकल पाइप है वो भी है। तो अगर मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पाइप है, तो यहाँ पे जो हमारे कॉन्क्रीट है उसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास में क्या रह गया, अगर गैप रह गया तो ये सीपेज वाली प्रॉब्लम आएगी और हमारा स्ट्रेंथ जो है कॉन्क्रीट का वो वीक हो जाएगा। तो इन चीजों का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, हमारा जो फोम वर्क है, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात को बताऊं, मैं सपोज कर लेता हूं ये मेरा जो है एक स्लैब है, ठीक है। अब ये स्लैब है मेरा, यहाँ पे चारों तरफ जो है फोम वर्क को यूज किया गया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब वाइब्रेटर यूज किया जाएगा तो फोम वर्क चारों तरफ जो लगा हुआ है उससे 3 इंच के गैप पे, 3 इंच के गैप पे हमें अपने वाइब्रेटर को यूज करना है। फोम वर्क से उसको हटा के रखना है कितना, 3 इंच। एक और बात मैं आपको बताऊं, अब मैंने सपोज किया यहाँ पे वाइब्रेटर को यूज किया गया, अब यहाँ पे वाइब्रेटर को जब हमने यूज किया, फिर हमें दूसरी जगह पे जब वाइब्रेटर को यूज कर रहे हैं उसके बीच में भी गैप कितना होना चाहिए, 3 इंच का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब जो है हमारा वाइब्रेटर जो है हमको हमें इस तरह से यूज करना है। आई होप आपने इस बात को समझ लिया है। तो ये इस तरह से हमें क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट करना है। जब हमारा कॉम्पैक्शन हो जाएगा इस तरह से, उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट की बात करेंगे। क्या बोला जा रहा है, ओवर वाइब्रेशन एंड अंडर वाइब्रेशन ऑफ कॉन्क्रीट आर हार्मफुल एंड शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, ज्यादा कॉन्क्रीट के ऊपर अगर ज्यादा वाइब्रेटर यूज किया जाए, ठीक है, और अगर कम यूज किया जाए तो वो भी हार्मफुल है, ठीक है। अगर ज्यादा यूज करेंगे तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी और कम यूज करेंगे तो अच्छे से सेटल नहीं होगा। तो उसको जो है अच्छे तरीके से बस सेटल करना है, ना कि उसके ज्यादा कि भाई ज्यादा कर देंगे तो अच्छे से हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने देना है। एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा, जब वाइब्रेटर आप देखो कि आपके साइट पे जब लेबर यूज कर रहा है तो वो जो है क्या करेगा, उसको सीधा वाइब्रेटर रखना है, ठीक है, स्ट्रेटली उसको वाइब्रेटर रखना है, और उसको क्या करना है, ग्रेजुअली अंदर लेके जाना है और ग्रेजुअली ऊपर लेके आना है। अगर जल्दी से ऊपर आ जाए और जल्दी से उसको अगर नीचे लेके जाए और उसको अगर राइट एंगल पे नहीं रखा गया, आई मीन टू से कि सीधा नहीं रखा गया, तो उसके अंदर एयर वॉइड्स बनेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होगा। उसके अंदर जब वो कंक्रीट का फोमवर्क रिमूव किया जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारे वॉइड्स दिखेंगे। आपने भी देखा होगा छतों में या हमारा कॉलम है बी में, उसमें छोटे छोटे
वॉइड्स दिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो हम गलती करते हैं उसकी वजह से। फाइन, तो ये हमने कॉम्पैक्शन के बारे में बात किया, ठीक है। ये हमारा जो है वाइब्रेटर है जो कि हमारा फॉल कर सकता है कितना, 250 से लेकर के 900 इसका जो है लेंथ रहेगा, ठीक है। निडल का जो है लेंथ रहेगा कितना, 250 से लेकर के 900 के बीच में, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन था जो हो सकता है इंटरव्यू में अगर इससे रिलेटेड पूछा जा सके तो यू हैव टू आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कॉम्पैक्शन के अंदर ही, ये आप देख सकते हो, इसको ट्रिमी मेथड कहते हैं। जो अंडर वाटर हम जो कॉन्क्रीटिंग कहते हैं उसको हम कहते हैं ट्रिमी मेथड से हम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग की जाएगी तो वहां पे यूज किया जाता है ट्रिमी पाइप को, ठीक है। और ट्रिमी पाइप के हेल्प से क्या किया जाता है, कॉन्क्रीट को अंडर वाटर लेके जाया जाता है। यहाँ पे वाइब्रेटर यूज नहीं होता, यहाँ पे वाइब्रेटर को हम यूज नहीं करते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कभी, तो आपको ये आंसर करना है, राइट। चले तो हम देख लेते हैं, इसका एक रियल इमेज मैंने लगा दिया ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सको। देख सकते हो आप इस तरह से कुछ, इसको हम क्या करते हैं, हमारा ये होपर होता है और ये ट्रिमी पाइप होता है, इसके अंदर से हम अंदर लेकर के जाते हैं अपने कॉन्क्रीट को। फाइन, आगे हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है क्यूरिंग। आपको पता है कि हमारे कॉन्क्रीट में मॉइस्चर को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 28 दिन में हमें स्ट्रेंथ तो मिल जाता है, ठीक है, मगर वो मेरा फाइनल स्ट्रेंथ नहीं है। कंक्रीट जो है डे बाय डे बहुत ही लंबे टाइम तक जो है कंक्रीट क्या करता है, स्ट्रेंथ को गेन करता है। अब स्ट्रेंथ गेन कर रहा है कंक्रीट आगे तक, तो उसको मॉइस्चर में रहना जरूरी है, उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस जो है होते रहना जरूरी है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस होता रहे उसके लिए सीमेंट को वाटर की रिक्वायरमेंट है, और वाटर को इसके अंदर देने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं क्यूरिंग। फाइन, अब क्यूरिंग के अंदर हमारे आईएस कोड में क्या बोला गया है, द पीरियड ऑफ क्यूरिंग शैल नॉट बी लेस देन 10 days फॉर कंक्रीट एक्सपोज्ड टू ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन। अगर हमारा कंक्रीट जो है क्या है, अगर ड्राई एंड हॉट कंडीशन में है तो कम से कम जो है 10 दिन तक कोई भी मेंबर है उसके ऊपर क्यूरिंग होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे यहीं पे एक और बात हम करेंगे, इन द केस ऑफ कंक्रीट वेयर मिनरल एडमिक्सचर और ब्लेंडेड सीमेंट आर यूज्ड, इट इज रिकमेंडेड दैट अब मिनिमम पीरियड मे बी एक्सटेंडेड टू 14 days। अब ये किस केस में 10 से 14 दिन तक चला जाएगा मिनिमम, ठीक है, वो केस है अगर कंक्रीट के अंदर मिनरल एडमिक्सचर यूज किया गया है, किसी भी टाइप का एडमिक्सचर। आई नो के आप एडमिक्सचर के बारे में जानते होंगे, ये थोड़ा ब्लेंडेड जो सीमेंट है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो ब्लेंडेड के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर सीमेंट के अंदर जो है फ्लाई ऐश, स्लैग और जो है हमारा लाइमस्टोन यूज किया जाता है तो उसी को कहा जाता है हमारा ब्लेंडेड सीमेंट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो कंक्रीट है उसके ऊपर जो क्यूरिंग की टाइमिंग होगी 14 days हो जाएगी। फाइन, तो हमने ये कुछ डेटा के बारे में बात किया, इसमें से एक भी बात मैंने अपने तरफ से नहीं बताई, ये सारा कुछ आईएएस कोड में मेंशन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि आपको फिर से नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।